माँ को थोड़ा ख्याल रहता है कि अब ये डांस करेगी तो कभी खाने अपने लिए ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाएगी, कौन उससे शादी करेगा, ये सब रहता है। तो वो नहीं चाहती थी कि मैं डांस में जाऊं, पर मेरा एक जुनून था कि अब मैं यही करूंगी, पता नहीं क्यों। बस पहले 2-3 साल मैं जब भी प्रोग्राम करने जाऊंगी तो मैं रो के जाती थी। अच्छा, बिकॉज उनको पसंद ही नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल शाह। 5 दशकों से भी अधिक समय से भरतनाट्यम और सृजनात्मक नृत्य को नई दिशाएं देने वाली एक सम्मानीय परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, क्रॉस कल्चरल कोरियोग्राफर, शिक्षाविद और शोधकर्ता। वे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में डीन एंड हेड ऑफ द डांस डिपार्टमेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में वे भारत सरकार के स्वयं प्रोजेक्ट से जुड़कर ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर पारुल शाह न केवल परंपरा की संवाहक हैं, बल्कि शास्त्रीय नृत्य को आने वाली पीढ़ियों तक नई दृष्टि और नई ऊर्जा के साथ पहुंचाने वाली सशक्त सृजनशील शक्ति भी है। तो चलिए हम उनका स्वागत करें। पारुल बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ, हम कहते हैं दवा और दुआ से हम बहुत अच्छे हैं। क्या बताना चाहेंगी? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं शुरू करता हूँ कुछ बातों से। तो जाहिर सी बात है कि बातें अनलिमिटेड कार्यक्रम में हम वो बातें पूछते हैं ना उपलब्धि की, ना उनकी डिग्रीज की, बल्कि हम बात करते हैं ज़िंदगी की। इसी का नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें ज़िंदगी की। दोस्तों, बचपन एक खुला आंगन होता है जहाँ सपने बेखौफ दौड़ते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी सी गलियों से होती है, जहाँ सपने पहली बार आकार लेते हैं, जहाँ माँ की आवाज़, पिता की सीख, आंगन की मिट्टी व्यक्तित्व की नींव बनती है। डॉक्टर पारुल शाह जी, अब इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि जब भी आप अपने बचपन के बारे में सोचती हैं तो को पहली तस्वीर क्या बनती है? सबसे पहले मुझे देखता है मेरे घर की वो लॉबी और उसके सामने गार्डन, बड़ा गार्डन। वो जहाँ वो लॉबी में बैठ के हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और ये गार्डन में खेले, सामने कॉरपोरेशन का बिल्डिंग। तो वो एक खूबसूरत, क्योंकि जन्म से लेके 16 साल तक पूरा स्कूलिंग जो किया वहाँ हम रहते थे। तो दैट्स द प्लेस दैट आई रिमेम्बर, इट्स इन माय कॉन्शियसनेस। अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे कि आपके माता पिता ने आपके व्यक्तित्व को किस तरह गढ़ा, कोई ऐसी सीख जो आज भी आपके साथ चलती हो? माता पिता ने एक हमको दिया, वो था कॉन्फिडेंस और अपनी सोच, श्रद्धा और अपनी सोच। पढ़ना वो तो इम्पोर्टेंट था ही, मगर साथ में, क्योंकि हम 5 बहनें थी, वी वर 5 और मैं सबसे छोटी। तो 1952 में मेरा जन्म हुआ, उसके पहले मेरी 4 बहनें थी। और उस जमाना बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर 1950s में जब भारत आज़ाद हो गया, तो उस समय में 5 लड़कियों का जन्मना, उनका पढ़ना, उनकी परवरिश करनी, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट थी शायद। और उसमें भी जब तय किया, मीन्स ऐसे, और सबको चॉइस था, ऐसे कुछ नहीं कहा कि आप ये करो वो करो। बट मेरी सबसे बड़ी बहन इंजीनियर है, नेक्स्ट वाज आर्किटेक्ट, थर्ड गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्थ MBA करके बिजनेस मैनेजमेंट उसमें। तो अब मेरे लिए कौन सी जगह थी? तो मुझे फिज़िक्स का बहुत शौक था, आई वॉन्टेड टू बी एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो उस हिसाब से मेरी घड़तर हुई। और
स्कूल में जाते थे तो वहाँ खंडेराव मार्केट के पास गुजरात क्रीड़ा मंडल, तो हम वहाँ खेलने जाते थे। अभी भी है? अभी भी है, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई है, पहले कुछ नहीं था। अच्छा। एकदम ग्राउंड पूरा, और शाम को स्कूल से छूट के दफ्तर डाल के भागो, तो जाने का ग्राउंड पे, झाड़ू लगाओ, पानी डालो, और कबड्डी तो कम, मगर लंगड़ी और खो खो खेलते थे। अच्छा। 2 घंटा लंगड़ी और खो खो खेलते थे। और हमारे सर थे वसंत राव कप्तान, दूसरे बहुत थे, पर उन्होंने शुरू किया था ये गुजरात। तो वो बहुत मस्ती से इतनी अच्छी गालियां देते थे कि मज़ा आ जाता था। पर वो 2 घंटे खेलना एक जबरदस्त था। तो ये राजमहल रोड पे रहने का एक मुख्य फ़ायदा था। सामने हीराबाई बड़ौदेकर रहते थे, तो ये सब वहाँ का माहौल था। और तो मेरी माँ ने हीराबाई बड़ौदेकर को मिले होंगे, पूछा था कि कब डांस सिखाना चाहिए, हॉबी। तो उन्होंने कहा था जब तक पाँव की पिंडियाँ वो फिक्स ना हो जाए। अच्छा, मजबूत ना हो जाए। हाँ, तो 8-10 साल से पहले तो नहीं सिखाना है, तब तक आप उसको म्यूज़िक सिखाते रहिए। तो मैं तो ग्राउंड पे जाती थी और खेलती थी, ना म्यूज़िक ना डांस। फिर वो सामने वाले डॉक्टर मगन भाई पटेल का लड़का था, नरेंद्र पटेल, तो वो कथक सीखता था। अच्छा। तो फिर, और उसकी बहन थी, वो मेरी फ्रेंड थी सुलेखा। अच्छा। तो वो लोग डांस सीखे, तो हम भी डांस सीखे। तो उसके साथ में मैंने पहले कथक सीखना शुरू किया। अच्छा, शुरुआत वहाँ से हुई? शुरुआत कथक से हुई। और फिर तो स्कूल में थोड़ा चलता रहता है इस तरह से। पर ये, और राजमहल रोड पे ज़्यादातर मराठी लोग भी रहते थे, तो मंगला गौरी और ऐसे पूरे रोड पे सर्कल होके रात को जागरण वगैरह कार्यक्रम होते थे। अच्छा। बहुत मज़ा आता था। दोज वर ग्रेट डेज। क्या बचपन में भी आप वैसी थी जैसी आज हैं, या जिंदगी ने आपको बदला? मुझे तो लगता है कि मैं वैसी हूँ। देखिए, जहाँ आप जाते हो उस हिसाब से काम तो करना पड़ता है, मगर अंदर से जो मैं थी वही हूँ। उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता। अब दूसरों से पूछे तो वो क्या देंगे मुझे पता नहीं। बट लाइक, मैं स्कूल में थी तो शिशु भारती करके एक स्कूल थी जो जुबिली बाग के सामने, वो महादेव का जो मंदिर है ऊपर में शिशु भारती स्कूल थी। तो मैं 2 स्टैंडर्ड तक बाल मंदिर और वो वहाँ भी, तो हाथ में पकड़ के जाने का सुरसागर से किनारे से और पढ़ने का। और वो पंडित जी थे जो चलाते थे, एकदम गांधीयन, एकदम गांधीयन टोटल। I mean, these were the बड़ौदा के उस समय के बहुत खमतीधर, और जिन्होंने बहुत सारा काम आज़ादी की चळवळ में किया था, उन लोगों ने शिशु भारती वो स्कूल किया था। तो 2 साल तक मैं वहाँ पढ़ी, और फिर मुझे नहीं पता, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सपेरिमेंटल स्कूल में रख दिया। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल। मेरी सब बहनें तो महारानी स्कूल में पढ़ी थी। अच्छा। जब वॉकिंग डिस्टेंस नो घर से, पर मुझे क्यों रख दिया वो मुझे नहीं पता। पर जब से वो एक्सपेरिमेंटल में गई, और आज भी जो शिशु भारती के मित्र है वो भी बोलते हैं कि तुम तो बहुत बिंदास। अच्छा। हाँ, एकदम टॉमबॉय। हाँ, वो मेरी वो थी। असल में ये बिंदास और टॉमबॉय होता क्या है? वो होता है कि अपने आप से जो चाहो वो करके रहोगे। वो किसी का आप ज़्यादातर सुनते नहीं, और सुनते हो पर अपना निर्णय अपने आप से लेते हो। यू नॉट बाउंड टू एनीथिंग इन दैट सेंस। ट्रेडिशन को आप मानते भी हो, मगर ट्रेडिशन को तोड़ना भी आपको कोई गलत नहीं लगता। ये मेरी
डेफिनेशन है जी। इट कौन भी अलग हो सकती है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हाँ तो नहीं मीन्स कैसे आपसे कह रही हूँ कि ये टॉमबॉय मेरे हिसाब से ये होता है, तो वो मेरी इमेज थी। तो ये आपकी जो इमेज है वो कभी उसने आपको अप्रिशिएट करवाया और कभी नाराज भी किए हुए लोग? दोनों 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 मित्र जो थे और जो है वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये पारुल कुछ भी करेगी, सब कुछ करेगी, लाइक दैट। एंड सिंसियरिटी वो भी एक बहुत उसका भाग है। और दूसरा है कि हम टॉमबॉय थे तो ऐसे समझा जाता था कि टॉमबॉय मीन्स कि साइंस होते हैं, साइंस सब्जेक्ट, उनको कला संस्कृति से कोई नाता नहीं। अच्छा। वो धमाल करेंगे, वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे वो। तो स्कूल में हमें कोई कल्चरल इवेंट्स में नहीं रखा जाता था। अच्छा। तू लैब में जा, तू लैब में जा। दैट वाज द थिंग। क्यों कल्चरल इवेंट में क्यों नहीं रखते थे आपको? क्योंकि हम टॉमबॉय थे। ऐसी मीन्स वो बिंदास, वो जो समझते हैं ना कि कला और संस्कृति में तो ऐसे ही रहना है, तो शायद हम ऐसे ही नहीं रहते थे। फिर भी आप कला में तो आ गई। तो हम आ गई ना। वो क्या क्षण थे जो एक टॉमबॉय कला में वापस इतना रच पच गया, जो हमेशा कल्चर प्रोग्राम से और लोगों से दूर रहता था? नहीं मीन्स स्कूल में जो प्रोग्राम हो ना उसमें, और स्कूल में जो हॉबी होती थी, हर एक को हॉबी सिलेक्ट करनी थी, तो हमको साइंस की हॉबी में सिलेक्ट करते थे। अच्छा। हमको संगीत और नृत्य में नहीं। हाँ, हमारे वहाँ भी एक UEBS यूनाइटेड स्कूल्स ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था। अरे वाह। ऐसे ही था, तो वहाँ हमको रखते थे, मगर वो रास गरबा करना है तो तू जा। अच्छा। दैट वाज। ऐसा कहा जाता है कि बचपन की पगडंडियों से आगे बढ़ते हुए जिंदगी हमें एक नए संसार में ले जाती है, जहाँ पहचान बनना शुरू हो जाती है। स्कूल, जहाँ पहली बार दुनिया थोड़ी बड़ी लगती है, और जहाँ दोस्ती का अर्थ समझ में आता है, और जहाँ कोई एक शिक्षक हमारे भीतर छिपे आत्मविश्वास को पहचान लेता है। फिर आता है कॉलेज, जहाँ सपनों को दिशा मिलती है और व्यक्तित्व अपने पंख आजमाने लगता है। तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे कि स्कूल के दिनों में आप कैसी छात्रा थी? शांत, शरारती या सवाल पूछने वाली? हाँ, शरारती और सवाल पूछने वाली पूरी। हाँ। क्या क्या पूछा करती थी लोगों से? लोगों से तो नहीं, टीचर्स से। टीचर से? हाँ, लोगों से तो दोस्त सब थे, तो शरारत तो चलती रहती थी सबकी ऐसे। हाँ, मगर और काम भी बहुत करती थी। तो मेरा सबसे पॉजिटिव या वो चीज़ थी कि मैं काम में अव्वल थी, तो इसलिए फिर मेरी सब सेंस चल जाती थी शायद। हाँ, और स्कूल में बहुत सारे लोग फ्रेंड्स भी थे और बहुत सारे लोग हमें सताते भी थे। हाँ, सताने वालों की कुछ यादें भी हैं? हाँ है। कुछ कहना चाहेंगे उनको? नहीं, मीन्स ये ही कि ये हमारा मानती नहीं। तो कई टाइम कभी साइंस फैकल्टी हमारी बगल में एक्सपेरिमेंटल स्कूल के, तो वहाँ कूलर होते थे, पानी पीने जाएंगे, तो थोड़े लड़के वगैरह और वो लोग पहचानते थे मेरी बहनों को, क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी में पढ़ने कभी आते, तो वो बोलते थे उनको कि वो पारुल को समझा दो, मगजमारी ज़्यादा ना करे। तो ऐसे होता था। तो फिर आप समझ जाती थी? पता नहीं अब। कोई ऐसी शरारत याद है आपको जिसमें घर पे भी डांट खाई हो, शिक्षक से भी डांट खाई हो, बड़ी बहनों ने भी कहा होगा ये क्या करती हो आप? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, ऐसी कुछ कोई याद नहीं ऐसी कोई शरारत नहीं की कि जिससे रियली डांट पड़े। पर अब एक याद है, मीन्स डांट नहीं पड़ी, पर ये मस्ती कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में स्कूल से गोवा का टूर ले गए थे, तो हम लोग सब थे उसमें। तो रात को फिर सब सो जाते, तो हम
सबके लिपस्टिक लगा देने का, वो सब धमाल हम 2-3 लोग करते थे। और जैसे कि सुबह में उठ के हो क्या क्या हमें कुछ नहीं पता, और 2-4 उसमें भी लड़के लड़कियां थे जो वो भी हमारे साथ ज्वाइंट हो जाते। अच्छा, उनके जैसे उनके पर कुछ लगा ही नहीं, तो ऐसी सब शरारतें करते थे। हाँ, बट इट इज नॉट कोई नहीं, ऐसे तो याद नहीं आ रहा। कोई ऐसा शिक्षक या मित्र जिनका असर आज तक दिल में बसा हो? साइंस फैकल्टी में आए तो प्रोफेसर S.K. शाह थे। ही वॉज द हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड टीचर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, एंड दैट वाज, मुझे वो क्वांटम फिजिक्स सबसे अच्छा लगता था, इसलिए प्रोफेसर भी अच्छे लगते थे। एंड ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, मीन वेरी गुड। वो उनकी अभी भी मगज में रहती है याद। अभी और भी उनकी स्मृति है। हाँ, और दूसरे थे प्रोफेसर शेठना, तो वो केमिस्ट्री में थे। ही वॉज डीन एंड सो फर्दर, बट उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो समझ थी, उनकी जो, और वो मेरे पिताजी के मित्र भी थे। अच्छा। तो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा आत्मीय था। तो और वो पढ़ाई में और लाइफ में, वो दोनों, उनकी असर मुझे लगती है अभी भी। कॉलेज के दिनों का एक किस्सा तो आपने बताया, लेकिन कॉलेज के दिनों में कोई ऐसा पल जिसे याद करके आज भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? देखिए, मैं 2 कॉलेज करती थी ना, उस समय मीन्स 1969, 70, 74 तक यूनिवर्सिटी 2 डिग्रीज साइमल्टेनियस करने की परमिशन दी थी। अच्छा। हाँ, तो आप एग्ज़ाम एक साथ में जून में दोनों का नहीं दे सकते, यू हैव टू गो जून अक्टूबर लाइक दैट, पर 2 पढ़ाई होती थी। तो एक कॉलेज थी मेरी म्यूज़िक कॉलेज जी, वो सुबह में, आफ्टरनून में साइंस फैकल्टी। तो साइंस फैकल्टी में स्क्वायर ब्लॉक पर बैठना, धमाल करनी, मस्ती करनी, वो सब होता था। और हमारी 4 फ्रेंड्स की गैंग थी। तो वो, मैं अकेली फिजिक्स वाली थी, दूसरे लोग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में थे। तो वो लोग आज भी हम मित्र हैं। तो और मैं गुजराती मीडियम से थी और ये तीनों लोग इंग्लिश मीडियम से थे। तो हमारा एक बंधन था कि मुझे कंपलसरी इंग्लिश में बोलना है, मैं नहीं बोलूँगी तो 5 पैसा दंड। अच्छा, 5 पैसा दंड। तो मुश्किल होता था, पर पैसे तो होते नहीं। तो ऐसे सीखी मैं इंग्लिश। तो ये एक, आज मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया था। और फिर तो स्क्वायर ब्लॉक, फिर हम LR बने थे, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइंस फैकल्टी। हाँ, तो वो उसके लिए कैनवासिंग करना, लोगों से मिलना, ये वो सब बहुत किया था। और एक हमारी फ्रेंड्स की जो गैंग थी, तो हम लोग कार में बहुत सारे घूमने जाते थे, कभी कभी इधर उधर, पावागढ़ मन हुआ तो चलो पावागढ़, तो पावागढ़ सुबह में चले चढ़ के वापस ऊपर बैठने का, फिर वहाँ नारियल लेके खाने का, और फिर ऐसे डालने का। तो दैट वाज लाइक पावागढ़। तो एक समय जब हम जा रहे थे, तो अपने जेल रोड, तो उसका डिवाइडर है, तो क्या धमाल चल रही है पता नहीं, तो वो ड्राइवर गाड़ी जेल रोड के डिवाइडर पे चढ़ा दी। अच्छा, धम 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 धम। तो सब भागा दौड़ हो गया। स्कूल और कॉलेज की यादें सिर्फ किताबों और क्लासरूम की नहीं होती, वो उन चेहरों की भी होती हैं जो हमारे साथ हंसे, गिरे, संभले और बड़े हुए। दोस्ती शायद जीवन का सच्चा रिश्ता है, जहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती। हम कहते हैं ना, दोस्तों में औपचारिकता कुछ होती नहीं है, बस अपनापन ही होता है। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, रास्ते बदलते हैं, शहर बदलते हैं, और कभी कभी लोग दूर हो जाते हैं। मेरा सवाल ये था कि दोस्त आपके लिए क्या माने रखते हैं? क्या आज भी पुराने दोस्तों से जुड़ाव बना हुआ है? ऑलमोस्ट बहुत सारे से बना हुआ है। कैसे कहते हैं ना कि फैमिली तो होता है, पर ये तो आप सिलेक्ट करते हैं, दोस्त बनाते हैं और बन के रहते हैं। तो आज भी स्कूल के मित्र, हम जो बड़ोदरा में आए, तो हम 15 दिन, महीने में सब लोग मिलते भी है। अच्छा। और
अभी लास्ट ईयर जो फ्लड आया, तो हमारे घर में लगभग 3 फुट का पानी आ गया था अंदर। अच्छा। हाँ, अंदर, घर के अंदर। ओ। सब कोई आना जाना मुश्किल था 5 दिन। तो वो स्कूल के फ्रेंड्स थे जो कैसे भी करके और डब्बा टिफिन लेके हमको खाना पानी दे के गए। अच्छा। तो ये स्कूल के फ्रेंड्स की बहुत अहमियत है। और कोई यादें उनके साथ की? मेरी बहन की शादी थी, तो हमारे घर के बगल के प्लॉट में वो किया था। तो 1 महीना बैठ के हम सब ने, फ्रेंड्स ने बैठ के पूरा डेकोरेशन किया, पूरा चौरी सजाया। वो तो, और उसके साथ में कितनी मस्ती धमाल चलती रहती है ना। ये तो प्रसंग है, मगर ये तो चलता रहता है। कोई किसी को लाइन मारे, कोई किसी को क्या करे, वो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ है। लाइफ। और क्या बताना चाहेंगे? म्यूजिक कॉलेज में हम थे, तो कैसे क्या हुआ पता नहीं, पर हमारे क्लास में हम अकेले ही थे। तो मेरे सीनियर जूनियर मेरे मित्र थे, पर वो मित्रता अलग थी और ये मित्रता अलग है। कुछ लोग जो जान पहचान वाले होते हैं वो मित्र नहीं होते, और जो मित्र होते हैं वो जान पहचान वालों से ज़्यादा बेहतर होता है। शायद ये प्रोफेशन का भी प्रॉब्लम है कि सवाल है कि जो डांस का प्रोफेशन है वो बहुत लिमिटेड है। उसमें सब चीज़ें लिमिटेड है और बहुत मेहनत मांगता है। तो उसमें दोस्ती होती है। आज भारत की बहुत सारी अच्छी नृत्यांगनाएं मेरी मित्र है, वो कह सकती हूँ। पर उस समय में जो कॉलेज में साथ साथ थे, तो पता नहीं कुछ ऐसे रहता था कि वो इतनी दोस्ती नहीं हुई है जो ये स्कूल के फ्रेंड्स, ये साइंस फैकल्टी के फ्रेंड्स, वो सबसे है। मैं उस पारुल शाह को जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग कम जानते हैं। जैसे ज़ाहिरी तौर पे कहें, किसी को कहें डॉक्टर पारुल शाह, तो आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स के योगदान के बारे में लोग आपको अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ तक जो पारुल से पारुल शाह बनी है, उसको, उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। ये ऐसे हुआ जो हमने बताया ना, क्वांटम फिजिक्स की बात। तब तक मुझे डांस का इतना पागलपन नहीं था। मीन्स डिप्लोमा डांस किया, शाम को जाना तो एक हॉबी थी वो क्या, और हमारे घर के पास थी कॉलेज, वो लोग सामने से जा रहे थे तो हम भी गए। मगर ये जब क्वांटम फिजिक्स सेकेंड ईयर से शुरू हुआ, तो वो उस टाइम पहली बार एमएस यूनिवर्सिटी ने बर्कली का कोर्स एक्सेप्ट किया। अच्छा। तो दैट वुड हमें सिखाने का। अब बर्कली का कोर्स वाज फाइनमैन्स फिजिक्स, एंड उसको समझना सीखना बहुत मुश्किल था शायद। और उसी समय जब हर एक सब्जेक्ट में थियोरी एंड प्रैक्टिस होता है और ये साथ में होता है, चलना चाहिए, एक इससे अलग हो तो नहीं चलता। तो हमारे वहाँ उस टाइम लैबोरेटरीज नहीं थी जिसमें क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हो सके। जी। हमारी एक्सपेरिमेंट्स वो पहले पुराने ही हो रहे थे, और यहाँ हम 10⁻23 ग्राम वेट को इमेजिन कैसे करो। तो उसमें मेरा थोड़ा दिमाग कम होने लगा। और प्रोफेसर शाह और मधुबन शाह, वो भी, शी वॉज ऑल्सो इन फिजिक्स, वो दोनों से 2-4 बार बातें भी की थी। और उसी समय फिर ये डांस में वो अंजलि बहन से थोड़ा लगाव ज़्यादा हुआ, तो वो पागलपन वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली भी और सफ़र भी किया। अच्छा। दोनों। लेकिन अभी जैसे आप जैसे एकेडमिक और किताबों से जुड़ी और साहित्य से जुड़ी और डांस परफॉर्म से जुड़ी हुई व्यक्ति से जब बातें करते हैं, तो मन में ख्याल आता है कि इसे पढ़ते लिखते ही हैं, वो इनके जीवन में कोई रोचक घटना है, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी कहानियाँ नहीं होती? क्योंकि आपसे पहले भी मैं 2-3 लोगों से बात कर चुका हूँ, वो हमेशा एकेडमिक की किताबी बातें ही ज़्यादा होती हैं, और ऐसी कोई घटना जीवन में घटी ही नहीं जो अपने को याद रह जाए।
मैं तो ऐसी समझती हूँ कि मेरे जीवन में हर एक पल एक रोचक होती है और सब एक्साइटिंग और वैसी थी, कोई बुकिश नहीं था कुछ। हाँ। ना उस टाइम ना अभी भी। और मैं ज़्यादा हैंड्स ऑन हूँ, पढ़ाई करनी है, करनी पड़ती है और वो ज़रूरी भी है समझने के लिए, मगर पढ़ाई से लेके ऊपर ना जाओ आप तो वो ही रहता है। तो पर बहुत सारी प्यारी चीज़ें तो है, जैसे कि बहुत क्लोज मित्र भी रहे हैं और आज भी है, और उनके साथ में बीती हुई बातें, यादें बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब नृत्य में आप कुछ दिखाते हो तो वो सभी निकल के आती है। और दूसरा क्या हुआ कि जब मैं डांस में करने लगी तब भी मुझे इतना नहीं था कि मैं इतना डांस में घुस जाऊंगी। अच्छा। एंड देन आफ्टर माय बैचलर्स आई फैमिली से बहुत रेजिस्टेंस था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी लॉयर थे। उनको लोग गांधी जी कहते थे। अच्छा। He was so gentle, so nice and so very समझ वाले, और फ्रीडम उनको बेसिक था उनकी ज़िंदगी में। तो इसीलिए हम बहनें सब पढ़े आए वो, मगर माँ को थोड़ा ख्याल रहता है कि अब ये डांस करेगी तो कभी खाने अपने लिए ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाएगी, कौन उससे शादी करेगा, ये सब रहता है। तो वो नहीं चाहती थी कि मैं डांस में जाऊं, पर मेरा एक जुनून था कि अब मैं यही करूंगी, पता नहीं क्यों बस। तो इसके लिए मैंने बीएससी के बाद एलएलबी किया, पढ़ाई की, क्योंकि भाई अच्छा आपको सुकून, अब आप शांत। अब मैं पहले 2-3 साल मैं जब भी प्रोग्राम करने जाऊंगी तो मैं रोके जाती थी। अच्छा। बिकॉज उनको पसंद ही नहीं था। पापा को पसंद था? पापा से ओके यू डू व्हाट यू वांट। उनको मेरे पे भरोसा था कि मैं जहाँ रहूंगी खुश रहूंगी। उनको ये चिंता नहीं थी कि क्या खाएगी, कौन शादी करेगा, वो कुछ उनको नहीं था आई थिंक। तो ये अलाउड ऐसे शब्द ही नहीं था। उन्होंने बस ये कहा आप लॉ कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। और ही वॉज अ लॉयर, तो मैं उसकी वहाँ जाती थी, वो क्लाइंट्स आएंगे तो कहेंगे साहब आप इधर बैठे, हम बहन के साथ काम कर लेते। पर बहुत तनाव खिंचाव वाली जिंदगी नहीं रही, स्मूथ। हम मिडिल क्लास के थे और उसी से बहुत गौरव रखते थे और आज भी रखते हैं। पिता को आपको एक्सप्लेन करना हो कि पिता क्या होता है तो कैसे बताएंगे? मेरे लिए मेरे पिता बहुत आइडियल रहे, और वो भी एक गांव से आए थे, मियाँ गांव, और 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वही एक पढ़े लिखे थे उनकी फैमिली में, और नगर शेठ के लड़के थे। फिर भी उनका ये ओपननेस ऑफ द माइंड वाज वेरी स्पेशल, आज भी है। और सेम थिंग, मदर गिव सो मच एनर्जी। ये जो सब शक्ति जो है आज वो उन्हीं की है, ऐसे लगता है। पापा को आपने याद किया हुआ ऐसे बीच बीच में कभी याद आते हैं? कभी ऐसे कोई मौका आता है तो? रोज करते हैं। अच्छा, हर रोज याद आते हैं? मतलब किस तरीके से याद आते हैं? मतलब कुछ काम अटक जाता है तब, या कोई नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हम रोज, हमारे वहाँ हमारे रूम में विंडो है, उन पे सबके फोटोग्राफ्स है, रोज देखते हैं तो याद ही रहते हैं। कुछ काम के लिए अटक जाए, सुझाव चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता। आपके साथ फ्रेंडली थे वो एकदम? हाँ, वेरी फ्रेंडली, सब बातें। हाँ, कुछ भी नहीं। उस ज़माने में तो ऐसा था कि वालिदी ऐसी शख्सियत होती थी जिससे वो आ जाएं तो घर खामोश हो जाए, उनसे बात ना करें। और मम्मी के साथ ज़्यादा मेल जोल होता है, आपका उल्टा था? हमारा दोनों के साथ था। अच्छा। हाँ, मम्मा भी इतनी ही और पापा भी इतने ही, कोई फर्क नहीं था उस हिसाब से। ऐसे नहीं था कि ये चीज़ करवानी है तो मम्मी के पास जाओ, ये चीज़ करवानी है तो बाहर डैडी से, नहीं, ऐसे नहीं।
कुछ भी। मम्मी खाली विरोध करती थी समाज के डर से। विरोध मीन्स इतना उसको पसंद नहीं था, ये नहीं था, मगर हाँ, समाज की डर से। समाज के। फिर तो वो 97 तक रही। शी डाइड इन 2012। तो हमारे हर एक कार्यक्रम में आती थी। अच्छा। कोई बाहर का कोई बोलेगा कि ये क्या पाल, आप जानते नहीं वो क्या करती है। अरे वाह। हाँ, वो तो कोई किसी को ऐसी उंगली नहीं उठाने वो देगी। कहती थी, आपसे कहने नहीं देती थी। हाँ, नहीं। माँ ऐसी होती है। हाँ, हाँ। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो मेरे लिए ऐसे करे। अच्छा। ये ब्लेस रहा आपके यस, लिए। वेरी वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। और वो बस वो ही था ना कि ये 4 लोग प्रोफेशनल है, ये डांसर होगी, क्या होगा। दैट वाज इवन माय फादर। उन्होंने भी शायद ये थोड़ा महसूस तो किया होगा, पर फिर भी उनको श्रद्धा थी जो थोड़ा अलग होता था। मतलब डांस के प्रति उनको भी लगाव था ऐसा। देखिए ना, हमारे फैमिली में ना आगे ना पीछे, ना कोई कला, ना कोई कुछ। अच्छा। सब प्रोफेशनल्स, हार्ड कोर सब्जेक्ट्स। अच्छा। हाँ, पर मान सम्मान जैसे कि कोई व्यक्ति एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी। बाकी हमारे घर में मेडिकल की चर्चा होती थी, आर्किटेक्ट की चर्चा होती थी, पर कभी डांस की चर्चा नहीं हुई। संगीत की नहीं हुई, या वो लोग कभी कुछ प्रोग्राम सुनने गए हो, मुझे नहीं याद। उस बात का दुख रहा कभी जिंदगी में कि डांस की चर्चा क्यों नहीं होती? देखिए, जब तक मैं डांस में आई तो मेरी बहनें सब गई थी। अच्छा। ऑल वर आउट व्हेन आई वाज 16, ऑल द 4 वर आउट। तो फिर चर्चा करने की पापा मम्मी से, तो वो मैं जो करती थी वो देखते थे, वो बातें करते थे, ये वो सब चलता था। चल, अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ें। जिंदगी के हर सफर में कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन पर इंसान अकेला चलता है। भीड़ साथ होती है, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ खामोशी से पूछे जाते हैं। कभी कभी भारी मुस्कान के पीछे अंदर की थकान छिपी होती है, और वही पल हमें सबसे सच्चे रूप में मिलवाते हैं। क्योंकि उपलब्धियां जो होती हैं ना, वो तालियों में सुनाई देती हैं, लेकिन मन की आवाज़ अक्सर खामोश में मिलती है। तो उसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि क्या कभी ऐसा समय आया जब आपने खुद को अकेला महसूस किया हो? उस दौर से कैसे निकली? बहुत बार अकेला महसूस करते हैं, और फिर निकल जाते हैं। क्योंकि पारुल शाह का नाम जहन में आता था, शोहरत, एक बिल्कुल कामयाब डांसर और कामयाब गुरुजी, आपका एक सब एक इमेज होती है, लेकिन वो जब अकेला होता है तब क्या सोचता है? ऐसे कभी मीन्स लगता है कि मैं जो किया और जो जुनून से किया वो सब ठीक था या नहीं। जैसे कि आज की जो ज़माना है, और मेरे साथ वाले जो बहुत सारे लोग पढ़े साथ में, बड़ौदा, गुजरात वगैरह, तो जो मैं समझी हूँ, इट कैन बी रॉन्ग, जी जी हाँ, कि डांस या संगीत या एक ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत 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 अनुशासन, डिसिप्लिन की ज़रूरत रहती है, मेहनत की ज़रूरत उससे भी ज़्यादा रहती है। और जो एक हमारे ऊपर, गुजरात के ऊपर है कि भाई हम लोग तो कल्चर नहीं है, हम तो एग्रीकल्चर है। अच्छा। हमारे गुजरात में रास गरबा के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसे लोग बातें करते हैं। तो उसको सबको निकाल के बाहर निकलना, वो बहुत टाइम अकेला लगता है कि कैसे करे, क्या करे, कहाँ जाए। तो वो है। और कभी कभी कोई फैमिली से तो ऐसे ज़्यादा नहीं हुआ है कि ऐसी कोई पल आ गई हो कि जहाँ हम
कुछ फंस जाए, ऐसे कुछ फील हो गया। जी। मगर जब मेरी तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी तो फिर थोड़ा वो होता था कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, एंड इट वाज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। तो अगला सवाल भी उससे जुड़ा हुआ था कि जब आप भीड़ से दूर होती हैं तो डॉक्टर पारुल शाह अपने आप से क्या बातें करती हैं? मैं अपने आप से हेमंत कुमार के गीत सुनती हूँ हम्म, जो मुझे बहुत पसंद है, और किताबें मेरे रिसोर्स बन जाते, मेरी तकलीफ़ या मेरी सपोर्ट। जी। तो मैं पढ़ती हूँ, बैठती हूँ मेरे घर में आंगन में, वो गार्डन में लॉन देखते, चाय पीती, और पता नहीं मैं क्या सोचती हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या सोचती हूँ, पर उठती हूँ तो फ्रेश होके उठती हूँ, इतना समझ आता है। और मेरी एक आदत भी है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, वेरी भुलाती हूँ या भूल जाती हूँ, कुछ भी हो तो पिछला जल्दी से छोड़ देती हूँ। और एक समझ ये है कि पाछला पोटला लेने नहीं चालवानू। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो एक ऊपर देखने की आदत है जो, उससे मैं तकलीफ़ों से बाहर निकल जाती हूँ, नहीं तो दूर हो जाती हूँ। हर एक चीज़ में बाहर बिल्कुल, निकलना बिल्कुल। मुश्किल होता है, जी। तो बाजू पर हो जाओ। नाराजगी लोगों से जल्दी दूर कर देती हैं। हाँ, नहीं जा, क्यों भाई, आज आज हो कल नहीं हो, उसमें क्या लेना क्या देना, ये मेरा बेसिक समझ है। तो सबसे ऐसे, और बहुत सारे लोग, आप तो जानते हो, मुझे बहुत स्ट्रिक्ट मानते हैं, मैं डिसिप्लिन के लिए, वो है मेरा कि मैं मेरे बच्चे को भी, मेरा बच्चा भी मेरे को बहुत बार बोल चुका है कि मैं जब छोटा था तो आपने मेरे को पूरा टाइम नहीं दिया, ये जो आप सब पूछ रहे हैं ना, क्योंकि वर्किंग मदर, डांसिंग मदर, उसको कहाँ भी जाना है सुबह शाम रात को, तो बहुत समय मेरे हस्बैंड ने उसको रखा, मेरी माँ ने उसको रखा, तो कभी कभी बोल देता है, और उसको क्या बताऊँ मैं क्यों गई क्या किया। तो ऐसी चीज़ें उस कभी बात का कभी, अफ़सोस है? नहीं, नॉट रियली। अच्छा। हाँ, उस बात का अफ़सोस है कि मैं उसको कैसे ज़्यादा समय दे सकी होती, मगर मैंने जो काम किया है और जो करती थी उसका अफ़सोस नहीं। वो 2 चीज़ों को कैसे बेहतरीन मिलाती, वो सोचती हूँ। एक बात ये होता है ना कि हम लोग सुविधा देते हैं बच्चों को, लेकिन क्वालिटी वक़्त नहीं दे पाते। हुँ। तो उस जो अभी इस दौर में जो ये हालात को या हालात का सामना कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं ऐसे समझती हूँ कि कोई भी माँ-बाप ऐसे नहीं होते कि जो बच्चों को क्वालिटी समय या सुविधा देना ना चाहे। देना तो चाहते ही है, मगर उनकी जो जहाँ लिमिटेशंस हो जाती है, क्योंकि सभी चीज़ें मिलानी होती है। एक साथ तेर तूटे एवी घनी जगह परिस्थिति होए, तो उसको मिलाने में कभी कभार कोई जगह कमती भी हो जाता है। तो अब आपको जॉब करते हो, अब 9 to 5 जाना ही पड़ता है, और कभी ऑफिस में 9 to 7 भी हो जाता है। हाँ जी। तो आप क्या करोगे? आप नई जॉब करोगे? इज दैट द ऑप्शन? वो तो है नहीं। तो वो करना ज़रूरत नहीं है, पैसे तो है घर में खाते हो, वो ज़रूरत क्या होती है? खाली पैसे की ज़रूरत होती है, या अपनी खुद की भी हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है? तो ये समझ अब छोटे बच्चे के दिमाग में तो नहीं होता। वो तो अपना ही सोचते हैं, उनको क्या पता कैसे दुनिया चल रही है। और बहुत सारे टाइम अगल बगल वाले लोग भी कुछ न कुछ डालते रहते हैं, तो वो होता है। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, हम भी बच्चे थे कभी। तो हमारे वालिद साहब ने या वालिदैन ने, माता पिता ने उतना वक्त दिया था या नहीं दिया था वो भी हमें याद रहता है। तो
उससे भी एक कंपैरिजन कभी कभी आदमी को कचोटता है कि हमारे पेरेंट्स ने तो काफ़ी सारा हमारी परवरिश में ध्यान दिया, हम नहीं कर पाए। नहीं, ऐसे तो परवरिश में ध्यान नहीं दे पाए, ऐसे भी कम था, क्योंकि हमारी जॉब भी ऐसी थी कि मॉर्निंग में जाओ, इवनिंग में जाओ, आफ्टरनून में छुट्टी रहती थी। और इवनिंग में तो हम शाश्वत को लेके जाते थे स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारी टाइम, क्योंकि सुरसागर सामने है, तो वहाँ जाके वो मच्छी को वो खिलाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे नहीं था, एंड सो मच, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द मदर्स, उनके साथ के मित्रों के, तो वो लोग ज़्यादातर हाउसवाइफ्स थे, तो उनका एक विचार और समझ अलग होने से भी बहुत सारी चीज़ें होती है और नहीं होती है। और उसमें सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम वो थी कि मैं डांस के फील्ड में थी। सी दीज आर इश्यूज विच नोबडी कैन डू एनीथिंग। मैं 9 to 5 रेगुलर जॉब में होती या मैं डॉक्टर होती तो आई थिंक इतना तकलीफ नहीं होता, क्योंकि डांसर को तो बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है जी। तो अब उसमें क्या करूं मैं। अब आपने कहा कि पारुल उषा बहुत स्ट्रिक्ट थी, हमें भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन जब आपसे मुलाकातें हुई तो थोड़ा डर निकला और आपसे बातचीत करने लगे। लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जो उस वक्त आपके विद्यार्थी रहे, तो वो अभी भी सोचते हैं कि ये अनुशासन अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट शब्द है उसके आगे लग जाता है, वो क्या है? ये स्ट्रिक्ट शब्द क्यों लगा है वो तो मैं नहीं समझती, मगर मेरे हिसाब से आज देखिए, मैंने 35 साल डांस का जॉब किया, सो हर एक साल के समझो 10-15 स्टूडेंट्स तो निकले होंगे, तो काउंट कितने हुए वो पता नहीं। अब उसमें से कितने लोग डांस के फील्ड में एक्टिव रहे हैं। अच्छा, देखिए, वो तैयार होते हैं, डिग्री MA BA मिलती है तो स्कूल में जॉब लेते हैं, अपना प्राइवेट क्लास खोलते हैं, मगर डांस सीखना वो कला सीखना है, और कला को आपने जो पूछा ना कि बुक्स या प्रैक्टिस क्या होता है, तो प्रैक्टिस तो प्रायोरिटी है। बिल्कुल। तो मेरी स्ट्रिक्टनेस उसलिए ये थी, क्लास के बाहर सब मेरे मित्र, मैंने मेरी 2 स्टूडेंट्स बच्चियों को कन्यादान दिया है। अच्छा, वेरी गुड। तो वो स्ट्रिक्टनेस क्या थी पता नहीं, मगर मेरे क्लास में आपको आना है तो आज जो सिखाया है कल परफेक्ट करके आइए, विदाउट दैट यू डोंट एंटर माय क्लास। अच्छा, दैट इज माय स्ट्रिक्टनेस। तो अच्छी बात है। तो पर अब अच्छी बात है बुरी बात है, अब करना नहीं है तो फिर वो तो बुरी बात है ना। सो लाइक दैट, दीज आर स्मॉल एग्जाम्पल्स। अच्छा, आपने साड़ी जैसी पहनी है, उसको देखिए, स्विमिंग पूल में आप जाते हो तो आपको स्विम सूट पहनना होता है, रिसेप्शन में जाते हो तो उस हिसाब के लग्न के जो कपड़े पहनने वो पहनने हैं। तो भरतनाट्यम के क्लास में आते हो तो भरतनाट्यम के लिए जो टाइट वगैरह करके पहनने हैं वो पहनने हैं। अब वो आप किसको करके बोलो क्लास में कि ये क्यों नहीं की, वो मेरा दुपट्टा खींचा, अब उसको आप इस तरह से देखो या उस तरह से देखो, ये आपका चॉइस है। इसको स्ट्रिक्टनेस कहो या क्या कहो। जी, ये तो एक डिसिप्लिन है, डांस के लिए ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, और प्रैक्टिस मैंने ऐसे भी देखे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, मेरे सीनियर भी, कि वो लोग 8 का क्लास है तो 7:30 को आके घंटा प्रैक्टिस करके फिर करेंगी। तो ये तो होना ही है, क्लास का टाइम 8 बजे से 12 बजे है तो क्लास लेना ही है। फिर आप बैठो, चलो गप्पे लगाओ, अभी एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, पर रोज का ये माहौल नहीं होता ना। पारुल उषा में से वो भी अभी स्ट्रिक्ट पारुल उषा ही निकल रही है। एक ऐसा मंच है जिससे आज वो गिले शिकवे दूर कर दीजिए ना अपने स्टूडेंट्स के, कह दीजिए ना उनको कि मैं तो आपसे प्यार करती थी, लेकिन मैं प्यार अभी भी करती हूँ, तब भी करती थी, और जो भी मुझसे
दूर है उनको भी मैं बहुत सारे लोग उनमें से भी मेरे नज़दीक आ गए हैं, और नहीं है तो उनको सबको मैं बोलती हूँ, डू कम हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, आइए, ज़रूर आइए, मिलिए, बात करिए। बिल्कुल। आप बात करें तो आपका कोई प्रॉब्लम, अभी कोई स्टूडेंट ही बात कर रहे थे, तो दीदी आई गॉट हर्ट दिस दैट, आई से यस फाइन, मे बी यू वर हर्ट, पर आपने लोगों ने, आप तो सब 50-100-200 लोग हों, हर एक ने कुछ 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 किया हुआ, तो मेरा क्या होता है आपको पता है? मेरे को भी कुछ होता है जी, बिल्कुल। तो बस इतना ही समझना होता है। ऐसा थोड़ी होता है ताली दो हाथ से बजती है। नॉर्मली ऐसे होता है। उन्होंने भी कुछ किया होगा तो नहीं, कुछ नहीं करते, पर ये लेके बैठ जाना, और ये सब्जेक्ट भी बहुत ह्यूमन है, तो उसमें नाफिस भाई बोल ही देंगे, देखो वो मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, वो दूसरे टीचर है तो जाने देते हैं। अच्छा। तो मैं नहीं जाने देती, तो बस वो अब कैसे मिटाए। और ये प्रॉब्लम तो अभी भी रहता है, जब रिहर्सल होता है तो भाई मेरे साथ काम करना है तो सब ठीक से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड्स देखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आपको देश में जाना है तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन आपकी तो मर्जी नहीं थी, आप तो उनसे कभी ऐसा सोचा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके साथी या नाराज हो गए, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी दोबारा? मैं वही कहती हूँ कि किसी ने, देखिए मैं आज वो पूरी जो आपके आलोचक हैं या आपको कहते हैं कि देखो, बहुत एक बड़ी मेरी आलोचक तो मेरे प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरे दुनिया को पहचानती हूँ। मेरा तो पीएचडी रास डांस में हुआ, तो मैंने तो भरतनाट्यम आते ही नहीं शायद। ये सब मेरी आलोचना है। स्ट्रिक तो माइनर है, पर ये सब मेजर है। अब उनको मैं क्या कहूँ? तो मैं जोक करती हूँ कि भाई सीनियर फुलब्राइट तो मिली, तो उस टाइम के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो भी मेरे मित्र थे। आइए, बैठिए, बातें करें, आप मेरे को भी समझ लीजिए जी, और रिजॉल्व करिए। मैं आज मेरा 75th ईयर बैठा अभी जी। हाँ, तो ये समय है, पूरा गिले शिकवे सब खत्म करो, काम करो। बहुत अच्छी बातें हमारी पारुल शाह जी से हो रही हैं। हर सफ़र हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, कभी ठोकर के रूप में, कभी मुस्कान के रूप में। वक्त के साथ अनुभव शब्दों में नहीं, समझ में बदलने लगते हैं, और शायद वही समझ जीवन का असली ख़जाना होती है। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सिर्फ घटनाएं नहीं दिखती, उसे अपने भीतर का बदलता हुआ अपना अक्स दिखाई देता है। पारुल जी, अगर जीवन को एक किताब माने तो उसका सबसे खूबसूरत अध्याय कौन सा रहा? हमारा प्रेम, वो सबसे खूबसूरत अध्याय रहा। थोड़ा सा बताइए। मेरे हस्बैंड, बट वी आर स्टिल ज़्यादा मित्र है हम। प्रेम और मित्रता, फिर वो हस्बैंड भी हुए, मगर वो ज़्यादा है। वो बहुत महान आदमी एक स्ट्रिक्ट पारुल शाह के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि क्या, हम बहुत सिंपल आंसर है उसका। उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध तो बुद्ध से आगे है। अच्छा, इसलिए प्रबुद्ध है। तो फिर तो उनकी जो महानता है वो मेरे को तो एक्सेप्ट कर ही लेगी, है ना? सिंपल है। तो वो जैसे कि अभी हम जोक करते थे, हमारी मैरिज एनिवर्सरी आई तो 45 इयर्स हुए जी। तो हम मस्ती कर रहे थे हम दोनों कि नहीं 45 नहीं 55। अच्छा। हम तो 50 क्रॉस कर गए क्योंकि व्हेन वी सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड, हम तय किया कि हम लोग साथ में है, तो वो 10 साल पहले डिसाइड किया था। और फिर उनको भी घर में दिखाने को लड़कियां, मुझे भी फैमिली से कोई
मीन्स दिखाने के तो था नहीं, मगर ये काका का ये लड़का और ये उनका ये लड़की और ये कुछ सब होता था, तो हम लोग मना कर देते थे कि नहीं। तो पहले पहले तो इनको सब पता नहीं चलता था, फिर समझ में आने लगा कि कुछ है, कुछ है। और मेरे इन लॉज जी सा, तो उनका एक स्टेटस था, तो थे बहुत फार्मर, मगर फिर भी एक स्टेटस था। तो और एक जब जो आप कहते हैं ना कि घर में आए तो चुप चुप हो जाए, जो ऐसे माहौल था। उनके घर में कभी रेडियो नहीं बजता था। हाँ, तो उससे ये तो उनको भी, और ये फिर डांस वाली, ये तो सभी जगह आ ही जाता था। तो वो सब को निकलते निकलते और फिर भी इतनी मस्ती से हम जिए हैं, आज भी जी रहे हैं। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है। मीन्स उसे संतोष है, सबसे बड़ा संतोष। नहीं, एक लड़की अपने माता पिता के यहाँ से विदा होती है और फिर वो भी पारुल शाह जैसी लड़की जो डांस भी करती है, तो वो जो ससुराल में जाती हैं तो उसका जो एक्सेप्टेंस होता है वो किस तरीके से, मतलब इस एडजस्ट होता है कि देखिए, जब शादी करनी थी तो 10 साल गए और हमने नक्की किया था कि जब तक ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम भाग के नहीं जाएंगे, हम सबकी सामने दुनिया में बैठ के शादी करेंगे। और तभी भी मेरी माँ को तकलीफ होती थी ना, क्यों भी इतने साल बढ़ गए, ये लोग दोनों साथ में आए और अब क्या होगा। और फिर प्रबुद्ध को अमेरिका जाना था, ग्रीन कार्ड आ गया था, तो अभी क्या करेंगे। फिर सब लोगों ने मेरे इन लॉज को समझाया कि देखिए, उनको कोई वैसे मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना मेरे फैमिली से प्रॉब्लम था, मगर उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ था उसके लिए वो लोग हमें ना हाँ नहीं कह सकते थे। तो फिर उसका वो निकाला सॉल्यूशन कि उनको जाना था 1 वीक पहले, हमने यहाँ बड़ौदा में ही सबकी हाजिरी में शादी कर ली कि पूरी सहमति के साथ। और हाँ, सब सेरेमनी सब ये सब साथ में। वो लोग नहीं आए, पर शादी होने के इमीडिएटली बाद हमें उनके घर में बुलाया और आशीर्वाद दिया। माता जी जो है उनकी गांव में, वहाँ दर्शन करवाए। हमारे समाज में एक दिक्कत तो है थी, अब मैं अभी नहीं, शायद अब थोड़ी कम हो गई, शायद नहीं। हाँ, सोसाइटी में से बातें खत्म हो रही हैं। हाँ हाँ, वक्त के साथ में, उस जमाने में ज्यादा थी। अभी तो लोग शादी करना नहीं चाहते, अ लॉट ऑफ पीपल। वो एक अभी इतना अकेला फैमिली, अब बच्चे हो गए तो उसको रखना कैसे, क्या करे। न्यूक्लियर फैमिली में तो ये मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। और सबको करियर इम्पोर्टेंट है, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो ये एक दूसरा क्या वजह है, क्यों नहीं करना चाहते हैं शादी? यही कि इंडिपेंडेंस, मैं मेरा निर्णय लूंगी। वो टॉमबॉय थी। अब वो टॉमबॉय तो अब सब लोग टॉमबॉय हो गए हैं कि लड़कियां, जब वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात हो रही है वो खाली बात नहीं है, वो हकीकत में हो रहा है। तो स्त्री और पुरुष इक्वल रखने में जिंदगी में जो जो बैलेंस करना पड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत समझ की चीज होती है। और जब तक दो लोग ये समझे ना, तो फिर छूटे हो जाते, डिवोर्सेस कितने बढ़ गए हैं। यही सब चीजें हो रही है। तो वो बहुत समझ से काम करने की समय है, क्योंकि संसार का, समाज का बंधन कम हो रहा है। चलिए अगला सवाल में रहते हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक बीच में आपने छेड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सुनने वालों और देखने वालों को ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि हमारे जो बदलता हुआ समाज है, उसका स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बदल रहा है। और एक दुख की बात ये है कि न्यूक्लियर फैमिली जो अपन कह रहे हैं कि आज बिल्कुल
अनुभवों वाली फैमिली है, तो पुराने लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये फैमिली सक्सेस नहीं होगी, पर आज ऐसा लगता है कि वही सक्सेस है। एम्पावरमेंट का ये क्या नेगेटिव रूप है या पॉजिटिव रूप है? नहीं, ये एम्पावरमेंट तो हो गई, ताकतवर इक्वालिटी तो पहले से थी इक्वालिटी स्त्री। तो हो रही। हम्म, स्त्री थी, मगर वो क्या था, आज मेरी माँ तो 5 लड़कियां, वो बीए ग्रेजुएट थी इन 39, शी वाज बीए विद गुजराती। पर उस समय में उन्होंने समझा, सोचा कि मेरा घर मुझे चलाना है, क्योंकि 2 बाहर जाए, अभी देखिए दोनों लोग जब जॉब करते हैं तो कितना भाग दौड़ हो जाता है। तो उसमें कुछ माँ ने कम नहीं किया, शी वॉज एज इक्वल टू वॉट एवर शी डिड एज माई फादर। पर एक पैसे लाता था, पर एक ये पैसों का क्या उपयोग करना, ये उन्होंने किया। तो ये समझ जो आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि एक पैसा लेकर आता है और दूसरा उस पैसे को कैसे उपयोग करें वो करता है, उसको कहते हैं माँ। तो ये माँ और बाप तो आज भी हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, मैन वुमन हैं, तो वो रिश्ते तो चले आ रहे हैं। ये तो रिश्ते हैं, मगर वो समझ दूसरी होती है ना। जब माँ और बाप थे उस समय में, तो माँ को कुछ कम नहीं लगा कि वो जॉब करने नहीं जा रही है। उसकी समझ थी कि भाई मेरे को, मेरे फैमिली को जी, इम्पोर्टेंस देना है, आगे बढ़ाना है, तो मेरी इतना ही दायित्व है जिसका इतना उनका है। मगर अभी पढ़ाई की है, अब आप नहीं जॉब करोगे, आप पैसे नहीं लाओगे, और नहीं तो प्रोफेशन कुछ नहीं करोगे, तो वो नहीं समझा जाता। वो बहुत बड़ा ऐसा पीरियड था। तो अभी लड़कियां, लेट्स लास्ट 10-15 ईयर्स, इट्स नॉट अभी से ये, और जितना आगे पढ़ रहे तो ये तो होगा ही। प्रॉपर्टी में इक्वालिटी है, सब लीगल राइट्स इक्वल है, तो हम क्यों घर को संभाले, आप क्यों नहीं संभाले? ये बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है। मतलब अच्छी बात भी है, खतरा भी है। आप जो समझो। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुभव ने आपको सफलता का असली अर्थ सिखाया, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे जैसे आप एक से दूसरा कदम लेते जाते हो, तो कदम बढ़ते जाते हैं। सफलता की कौन सी निशानी है वो आज भी मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा लगता है वो काम करती रही हूँ, रहूंगी, और उसी में जो छोटा मोटा होता है उसको आप सफलता कहे तो ठीक है, मगर वो मेरा आनंद है, निजानंद है, और उसके लिए मैं काम करती हूँ, जो भी करती हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि अभी ये अवार्ड मिला तो ये मेरी सफलता, ना ना ना, वो बाय प्रोडक्ट है। मतलब सफलता ने को आप कह रही हैं कि ये सिखाया कि लगातार और काम करते जाइए। बस जितना हो सके, जब तक हो सके करते रहिए। तो आज की युवा पीढ़ी जो उनके जीवन के बारे में एक सच्ची सलाह देना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनको? वैसे तो आप टीचर रही, कहते आई हैं। मैं तो ऐसे समझती हूँ कि इतनी शक्ति है और उन लोगों में नॉलेज भी इतना है, क्योंकि जन्म से लेके जितने बड़े होते जाते रहे तो उनका एक्सपोजिशन दुनिया से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, शक्ति है, मगर एक समझ की चीज़ चाहिए, वो थोड़ी थोड़ी कहाँ से डेवलप हो जाए जी। तो उसके लिए अभी आप देखिए ये नया सबसे बड़ा ट्रेंड हुआ है कि भजन संध्या, मगर वो एक गुरुदेव बैठ के भजन गाए, ऐसे नहीं, कोई यंग वाइब्रेंट म्यूजिशियन, उसका नाम क्या है, बनारस का है, और ये अपना आदित्य गढ़वी या ऐसे कुछ, तो वो लोग फ्यूजन म्यूजिक करके इतने अच्छे गीत गाते हैं और सब लोग बैठ के गाते हैं, यंग पीपल, और बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज हो रही है, कल्चरल एक्टिविटीज, दे आर
लिटरेरी भी है, फाइन आर्ट्स की भी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की भी है, बहुत सारी हो रही। तो उस हिसाब से जब अपना फील्ड और ये दोनों को मिला के एक जीवन की समझ खड़ी करनी है, और वो इंडिविजुअल हो सकती है, कोई किसी का भाषण वहाँ नहीं चलता, पर वो करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ है जी। अब उसका अच्छा उपयोग करना है, और कहाँ ना कहाँ ऊर्ध्वगमन, आगे बढ़ना है। तो ये सब करने से ना, ये यंग लोग तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी हमने एग्जाम्पल्स देते हैं ना, अभी 15 साल काम किया, बहुत कमा लिया, अभी खेतर में काम करो। अच्छा, लोग आ रहे कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि इनफ इज इनफ हो जाता है। सुकून चाहिए तो सुकून ढूंढे, और जितना जल्दी ढूंढने लगोगे उतना आपको अच्छा होगा, ये मेरा कहना है। बहुत सी बातें मैंने आपसे पूछी जो आज तक आपने किसी मंच पे या नहीं कही, किसी ऐसे सार्वजनिक जगहों पे नहीं कही होंगी, ना किसी ने पूछा भी नहीं होगा। तो हर इंसान के भीतर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वर्षों तक दिल की तहों में रखे रहते हैं। कभी समय मिलता है और कभी साहस नहीं होता, कभी मंच नहीं मिलता। आज वो मंच आपके सामने है। तो कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई अपना जिससे आप कुछ कहना चाहते हो, तो शायद यही वो क्षण है जो कभी कभी एक धन्यवाद या एक माफ़ कीजिए जिंदगी भर का बोझ हल्का कर देता है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि जिसको जो भी कुछ तकलीफ मैंने की है, ऐसे उनको लगता है जी। तो मैं सबसे बात करके, चाय पी के बात करना तैयार ही हूँ ऑलवेज, और एक समझ से बात करे तो है। और ऐसी तो कोई जगह नहीं कि जहाँ मैं कहूँ आई एम सॉरी और मेरी ये बहुत गलतियाँ हो गई है। ऐसे मैंने किसी को कॉन्शियसली तो मैं नहीं जानती कि किसी को तकलीफ़ दी हो, और अनकॉन्शियसली कोई हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कहने में मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति विशेष हो कि जिनको मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ तकलीफ़ दे दी हो, तो ऐसे पब्लिक में मुझे उनकी कुछ एपोलॉजी करनी पड़े, ऐसे मैं नहीं समझती। पर पता नहीं, आई एम स्टिल ओपन। अपोलॉजी हमारे सिखाने वालों से नहीं, कुछ दोस्तों का ऐसा हो जाता है कि उन्होंने ही सोच लिया अपनी मर्जी से, या कुछ मनमुटाव होता है, क्लियरिफिकेशन भी कभी नहीं होता, और हम कहना तो चाहते हैं वो भी या आप भी पर ज़िंदगी तेज़ी से जा रही, कह नहीं पाते। मेरी ज़िंदगी में भी पारुल बहन बहुत सी ऐसी चीज़ें आई, मैं भी आप ही की तरह हूँ कि कभी किसी के साथ मैं ऐसा किया नहीं कि सॉरी या उससे बुलवानी पड़े। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं मिलने आऊँगा, आपसे मिलूँगा, और जब मिलने का इरादा किया तो पता चला कल रात चले गए। समझी। तो ये इस कार्यक्रम की रचना भी उनके लिए है कि अगर मेरे सुनने वाले और देखने वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो देर ना करें, आप एक बार मिल लें, जो कुछ कहना है वो कह दें जाके उनसे। अगर आपको लगता है कि कुछ आपसे जाने अनजाने में कुछ हुआ है तो माफ़ कीजिए, कह दीजिए, तो आपका जो बाकी का बोझ है ना जीवन भर का, वो हल्का हो जाएगा। मैं यूँ कहूँ कि जब मैंने आपको कॉल किया तो आप हमारे बुलावे पे यहाँ तशरीफ़ लाए, अपनी अनकही बातों और यादों को सरलता से हमारे साथ साझा किया। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारुल शाह जी। आज की इस मुलाकात में हमने सिर्फ एक कलाकार से नहीं, एक बेटी, एक छात्रा, एक मित्र और एक संवेदनशील इंसान से बात की। कुछ बातें कही गई और शायद कुछ अनकही भी रह गई, क्योंकि ज़िंदगी की हर कहानी पूरी नहीं होती, वो बस आगे बढ़ती रहती है। ये थी बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें ज़िंदगी की।
अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा, आपसे मिलूंगा एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।